मैंने अपनी झूठी शान और घायल अहंकार में एक ऐसी गलती कर दी जिसकी सजा मुझे जिंदगी ने बहुत बुरी तरह दी। कॉलेज में एक साधारण सी लड़की ने सबके सामने मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया था और उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं उससे ऐसा बदला लूंगा जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगी। गुस्से में अंधा होकर मैंने उससे शादी की, लेकिन वो शादी सिर्फ एक रात की थी। अगली ही सुबह मैंने उसे तलाक दे दिया और उसे बेइज्जत छोड़कर सीधा लंदन चला गया। मुझे लगा मैं जीत गया। मैंने अपनी बेइज्जती का हिसाब बराबर कर लिया, लेकिन किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही लिख रखा था। लंदन पहुंचकर मैंने एक अमीर लड़की से शादी कर ली। ऐशो आराम की जिंदगी शुरू हो गई। मगर 2 साल बीत गए और हमें कोई औलाद नहीं हुई। फिर एक दिन उसने ठंडे लहजे में मुझसे तलाक मांग लिया और मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मेरा घमंड, मेरा अहंकार सब चकनाचूर हो गया। टूटा हुआ दिल लेकर जब मैं वापस भारत लौटा और घर के अंदर कदम रखा, जी तभी एक मासूम बच्चा दौड़कर आया और मेरी टांगों से लिपट गया। उसकी मासूम आंखों में अजीब सी अपनापन था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसकी मां घबराई हुई भागती हुई आई। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, सांसें थम सी गईं, क्योंकि वो कोई और नहीं, वही लड़की थी जिसे मैंने एक रात की दुल्हन बनाकर छोड़ दिया था। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। वो बच्चा आखिर था कौन? मैं गहरी नींद के आगोश में था जब अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। पापा, पापा। कोई नन्ही सी जान जैसे मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। मैं अपनी आंखें खोलकर इस कैफियत से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे मैं किसी बहुत ही गहरी और अंधेरी खाई में गिरता जा रहा हूं। मेरी आवाज हलक में घुटकर रह गई थी। दिमाग पूरी तरह जाग चुका था, लेकिन शरीर बिल्कुल सुन्न हो चुका था, जैसे मुझ पर किसी ने पहरा बिठा दिया हो। अचानक किसी ने बड़ी शिद्दत से मेरा सिर पकड़कर झंझोड़ा तो मेरी आंख बेअख्तियार खुल गई थी। मेरी पत्नी अर्चना चिंता भरे अंदाज में मुझ पर झुकी हुई थी। मैं फौरन हड़बड़ाकर बिस्तर पर बैठ गया था। खौफ और घबराहट की वजह से पसीने से मेरा पूरा वजूद सराबोर हो रहा था। वो मुझे हैरानी से देखते हुए बोली, क्या हुआ? आप ठीक हैं आर्यवीर? आप ठीक हैं? मैंने नफी में सिर हिला दिया और उसे देखते हुए हांफते हुए बोला, मुझे स्लीप पैरालिसिस हो गया था। मैं खुद को बिस्तर से उठाने की जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बैठ जाऊं। तुम कहां से आ गई हो? तुम तो अस्पताल अपनी ड्यूटी पर गई थी ना? क्या आज तुम्हारा अवकाश ऑफ तो नहीं था? वह मुझे देखते हुए धीमे लहजे में बोली, हाँ हाँ, मैं ड्यूटी पर ही थी, मगर आज अस्पताल में मेरा मन बहुत घबरा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घर में सब ठीक नहीं है। और देखिए, जब मैं घर में दाखिल हुई तो आपके कमरे से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। वो मेरे सीने से लगकर मुझे संभालने की कोशिश कर रही थी, जबकि मैं अब पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा था। उसने मुझे जल पिलाया तो मैंने प्यास की शिद्दत में पूरा गिलास एक ही घूंट में खत्म कर दिया था। वह मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए नरमी से बोली, अगर तबीयत ठीक महसूस नहीं हो रही तो हम डॉक्टर के पास चलें। मैंने सिर नफी में ही हिलाया था और अपनी चप्पल पहनकर स्नान घर, वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, बस शायद नींद की कमी की वजह से ऐसा हो गया है, वरना तबीयत ठीक है। मैं शावर लेकर आता हूं। हम बाहर भोजन के लिए चलते हैं। आओ, थोड़ी बाहर की आबो हवा लेंगे तो तबीयत बेहतर महसूस हो जाएगी। जबकि वह जी बोलकर तैयार होने के लिए चली गई थी, शावर के नीचे खड़े होकर भी मेरे दिलो दिमाग में वही आवाजें गूंज रही थीं। पापा, पापा। न जाने वे कौन था जो मुझे इस तरह से हर रोज पुकारता था। मैं जब भी सोने के लिए आंखें मूंदता था, मेरे सपने में एक बच्चा आता था और ऐसा लगता था कि जैसे वह मुझे तड़प तड़प कर पुकार रहा है। थोड़ी देर के बाद जब मैं बाहर आया तो मेरी पत्नी आईने के सामने बैठी अपना श्रृंगार कर रही थी। मैं भी कपड़े वगैरह तब्दील करके पूरी तरह तैयार हो चुका था। मैं आईने के सामने खड़ा अपने बाल संवार रहा था जब वह आईने में मेरा अक्स देखते हुए बोली, आर्यवीर, मैं सोच रही थी कि हम कुछ दिन के लिए अपनी हवेली चलें। 5 साल बीत गए हैं हमें भारत से लंदन आए हुए।
पता नहीं पीछे सब कैसा होगा। और माताजी भी कितनी दफा यहाँ आ चुकी हैं और हर दफा यही शिकायत करके जाती हैं कि आप लोग यहाँ आकर अपनी मिट्टी को ही भूल चुके हैं। शायद आपके घर वाले आपको बहुत याद कर रहे हैं, इसीलिए आपकी तबीयत ऐसी बोझिल हो रही है। मेरी माँ भी कई बार मुझे बोल चुकी हैं कि भारत लौट आओ, कुछ दिन के लिए ही हम घूमने चल लेते हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैंने सहमति में सिर हिलाया और उसे देखते हुए बोला, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, हम लोग चल लेते हैं। पता नहीं क्यों मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती। अगर मुझे कुछ हो गया तो जिंदगी भर मेरे घर वालों को यह दुख रहेगा कि उनका बच्चा आखिरी बार उनसे मिल भी नहीं पाया। मेरी बात सुनते ही अर्चना तड़प कर अपनी जगह से खड़ी हुई थी और मेरी तरफ देखते हुए बोली, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? ईश्वर न करे आपको कभी कुछ हो, भगवान आपको मेरी भी उम्र लगा दे। आइंदा के बाद आप इस तरह की बात अपनी जुबान से अदा नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया था और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए धीमे लहजे में बोला, मैं जानता हूं तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो, लेकिन बस कभी कभी मन हर चीज से उचाट हो जाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे मैंने जीवन में बहुत बुरा कुछ किया है और अब मुझे उसकी भरपाई करनी है। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी ने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, मैं समझ सकती हूं आपकी कैफियत। हम 3 साल से संतान के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी गोद हरी नहीं हुई। एक पिता के लिए औलाद का होना बहुत जरूरी होता है। शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं, लेकिन हमने अभी तक उस सुख को महसूस ही नहीं किया। मगर मुझे आशा है मैं जल्द मां बन जाऊंगी और आपकी ये तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। उसकी बात सुनकर मैंने फौरन उसे गले लगा लिया था और उसका कंधा थपथपाते हुए बोला, अरे तुम उदास क्यों हो रही हो? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं अपना जुमला मुकम्मल करता इससे पहले ही वह अपने आंसू साफ करके मुझसे अलग हुई थी और बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, छोड़े इन बातों को, हम लोग बाहर चलते हैं। मुझे भी भूख लग रही है, खाना वगैरह खाएंगे तो थोड़ी तबीयत बहाल हो जाएगी। यह कहकर वह बाहर की तरफ बढ़ गई थी, जबकि पीछे मैंने एक गहरी सांस लेकर खुद को संभाला था। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मैं भारत से ही विवाह करके अर्चना को अपने साथ यहां लाया था। वह एक बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। यहां आते ही उसने मेरा घर संभाल लिया था। घर के साथ साथ वह नौकरी भी करती थी। मैंने कई बार उसे मना किया कि तुम नौकरी नहीं किया करो, तुम आराम करो, लेकिन उसका कहना था कि लंदन जैसी जगह पर इंसान पुरुषार्थ करके ही अपना गुजारा कर सकता है। हालांकि मैं जद्दी पुश्ती रईस था, बैठकर खाता तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन हम दोनों पति पत्नी ही मेहनतकश थे। यहां आने के बाद भी ढीले नहीं बैठे थे, बल्कि मैंने अपना कारोबार शुरू कर लिया था। मेरे अपने 2 बड़े स्टोर थे। मेरी पत्नी बैंक में मैनेजर की जॉब कर रही थी। हमारे पास धन दौलत की कोई कमी न थी। भारत में मेरी अपनी जमीनें थीं, गाड़ियां थीं, लेकिन सिर्फ एक खुशी नहीं थी, और वह खुशी हर चीज पर गालिब आ चुकी थी, यानी औलाद की खुशी। मैंने और मेरी पत्नी ने अपना मुकम्मल चेकअप करवा लिया था, लेकिन डॉक्टर साहब का कहना था कि आप दोनों बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, बस ईश्वर की तरफ से देरी है। कुछ डॉक्टर्स ने हमें बच्चा गोद लेने का मशविरा भी दिया था, लेकिन मैंने मना कर दिया था, क्योंकि अगर भारत में यह बात किसी को पता चल जाती तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता था। हम खानदानी रईस थे और बनारस की हवेली वाले थे। अगर हमारे खानदान में बच्चे गोद लिए गए तो सिवाय हमारी मर्दानगी पर सवाल उठने के और कुछ भी नहीं होता। इसलिए मैं यह कदम नहीं उठा सकता था। हालांकि मेरी पत्नी ने कई बार मुझसे कहा कि हम बच्चा गोद लेकर भारत में यह जाहिर कर देते हैं कि यह बच्चा हमारा है, मगर मैं राजी नहीं हुआ था। मेरा मन इन चीजों के लिए राजी नहीं था। कहीं ना कहीं अंदर मेरे दिल में यह ख्वाहिश थी कि मेरा अपना खून इस दुनिया में आए, मगर कहते हैं जो परमात्मा को मंजूर हो उसके सामने हर मनुष्य बेबस होता है। मैं रेडी होकर बाहर आया तो वह पार्किंग तक पहुंच गई थी। मैं लिफ्ट के जरिए पार्किंग में पहुंचा तो मेरी निगाह अचानक सामने की तरफ गई थी। मेरी पत्नी किसी खातून के साथ खड़ी हुई थी और बाकायदा तौर पर रो रही थी। मैं परेशान सा होकर उसकी तरफ बढ़ा था। मैं कुछ कहता
इससे पहले ही उसने जल्दी से अपने आंसू वगैरह साफ किए थे, जबकि वह महिला भी मुझे नमस्कार बोलकर चली गई थी। मैं अपनी पत्नी की तरफ मुतवज्जा हुआ था और उसको देखते हुए बोला, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? जबकि वह सर नफी में हिलाते हुए दो टोक लहजे में बोली, आप कल ही भारत की टिकट करवाएं, हम वापस लौट रहे हैं। मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं फौरन से बोला, हम डॉक्टर के पास चलें? क्या हुआ है तुम्हें? जबकि वह गुस्से में बोली, मैंने जितना आपसे बोला है आप करें, हम यहाँ नहीं ठहरेंगे, मुझे भारत जाना है। ये कहकर वह गाड़ी में वापस बैठ गई थी, जबकि मैं परेशान परेशान सा ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। उसने अपना चेहरा खिड़की की तरफ मोड़ लिया था। मुझे अब शिद्दत से अपने लफ्जों पर पछतावा हो रहा था कि मैंने अपनी पत्नी को औलाद के लिए बोला ही क्यों। बिला वजह वह उदास हो गई, लेकिन मामला कुछ और था। चंद लम्हों के बाद वह मुझे देखते हुए बोली, हम वहां जाकर सबको सच बता देंगे। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा था। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वह मजीद बोली, अब मजीद झूठ छिपाना सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बर्बादी और नुकसान है। अगर हम सबको सच बता देंगे तो मेरे लिए और आपके लिए आसानी हो जाएगी। हम बहुत ही आराम से बच्चा गोद ले सकते हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे भी हमने कौन सा हमेशा हमेशा के लिए भारत जाना है, बस कुछ अरसा वहां रहेंगे और उन लोगों का दिल जीतेंगे और यह बात कहकर वापस आ जाएंगे, यहाँ पर हजारों बच्चे हमें एडॉप्शन के लिए मिल सकते हैं। मैंने अपनी पत्नी की बात सुनकर बोला, कौन से सच की बात कह रही हो तुम? क्या बताना है भारत जाकर? अगर हम बच्चा गोद ले रहे हैं तो ये बात हम फोन पर भी कर सकते हैं। भारत जाना जरूरी क्यों है? मेरी बात सुनकर वह चंद लम्हे मुझे खामोशी से देखती रही थी और फिर मुझसे नजरें चुराकर बोली, मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती, मुझे भारत जाना है बस। मैंने कह दिया और अब मैं अपनी बात को दोबारा नहीं दोहराऊंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। उसकी बात सुनकर न जाने क्यों मुझे गड़बड़ का एहसास हुआ था। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थामते हुए बोला, देखो अर्चना, अगर तुम्हारे दिलो दिमाग में कोई बात चल रही है तो मुझसे शेयर करो, हम दोनों मिलकर इस मसले का हल निकाल लेंगे। भारत जाकर एकदम से ऐलान कर देना कि हम बच्चा गोद ले रहे हैं, ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। खानदान की जायदाद से मुझे अलग किया जा सकता है, दूसरी शादी के लिए मुझ पर दबाव डाला जा सकता है। तुम मेरे घर की मर्यादाओं को अभी नहीं जानती। जबकि मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी गुस्से से बोली, मैं आपसे जितना बोल रही हूं आप उतना करें। मैं आपकी पत्नी हूं, आपकी लाइफ पार्टनर हूं। हम दोनों को आगे जिंदगी एक साथ बसर करनी है। अगर हम दोनों ही एक फैसले पर मुत्तफिक नहीं होंगे तो हमारी आगे जिंदगी कैसे चल पाएगी? वह काफी गुस्से में आ गई थी। चेहरा एकदम लाल सुर्ख हो गया था। अचानक ही उसके चेहरे पर मुझे एक पुरानी शबीह महसूस हुई थी। मैंने फौरन ही अपना सर झटका था। ये अचानक मेरे दिलो दिमाग में कैसा ख्याल आया था? मैंने फौरन अपना आप संभाला था और सीधा रेस्टोरेंट की तरफ रवाना हो गया था। उस चेहरे को मैं याद भी नहीं करना चाहता था। अगर इस बारे में अर्चना को पता चल गया तो वह मेरी जिंदगी तबाह ओ बर्बाद कर देगी। मैंने फौरन ही अपने तमाम ख्यालात को झटक दिया था और सीधा रेस्टोरेंट के करीब जाकर मैंने गाड़ी पार्क की थी। हम दोनों अंदर दाखिल हुए तो दरबान ने हमें नमस्कार किया था, जबकि हम चुपचाप एक टेबल पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद ही बैरा मेन्यू लेकर आ गया था। मैंने जी भरकर मेन्यू का ऑर्डर कर दिया था, जबकि अर्चना काफी गुमसुम सी हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अचानक हुआ क्या है और वह उस औरत के सामने रो क्यों रही थी। एक दफा दिल किया कि मैं उससे पूछ लूं, मगर मैं खामोश रहा था। लंदन आकर मैंने कुछ चीजें सीखी थीं। एक दूसरे की जिंदगी में ज्यादा दखल देना एक दूसरे की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करने के बराबर होता है। बेशक हम दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन कुछ हदें हमेशा मनुष्य में कायम रहनी चाहिए। हर इंसान का जाती स्पेस होता है। अगर हम उसकी जिंदगी में दखल देंगे तो वह भी हमसे उकता जाएगा। इसलिए मैंने उस औरत की बात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया था और अपना हाथ बढ़ाकर अर्चना का हाथ थाम लिया था। वह मुझे ही देख रही थी और मैं उसकी रोई रोई आंखों में देखते हुए बोला, अर्चना तुम परेशान ना हो। देखो, औलाद होना या ना होना,
इसमें तुम्हारा या मेरा हाथ नहीं है। ये तो ईश्वर की तरफ से होता है। और हम भारतीय हैं, इन चीजों को समझते हैं। ये लंदन के डॉक्टर तो पागल हैं, इन्हें कुछ खबर नहीं। अब हम कल या परसों भारत जा रहे हैं, तो मैं वहां के तुम्हें किसी स्पेशलिस्ट को दिखाऊंगा या फिर माताजी के साथ तुम्हें किसी मंदिर या आश्रम ले जाऊंगा। मैं जानता हूं कि लंदन जैसी जगह पर बैठकर एक अजीब बात कर रहा हूं, लेकिन देखो, कुछ लोगों का इस पर पुख्ता विश्वास होता है और इसी विश्वास से ही काफी औरतों की गोद भर जाती है। मेरी बात सुनकर उसने कोई जवाब नहीं दिया था। वह बस सर झुकाए धीमी आवाज में बोली थी, मुझे वहां जाकर सच बताना है। मैं मजीद सच को नहीं छिपा सकती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। ये कहते ही उसने मुझसे अपना हाथ छुड़ा लिया था और उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया था कि अचानक से इसको हुआ क्या है। तबीयत मेरी खराब हुई है, तकलीफ में मैं मुब्तला हूं, फिर ये इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही है? कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। मैं उसको देखते हुए अब काफी सख्त लहजे में बोला था, मुझे तुम्हारा रवैया कुछ अजीब ही लग रहा है। तुम्हें हुआ क्या है? मेरी बात सुनकर उसने एक नजर मुझ पर डाली थी और धीमी आवाज में बोली, अगर पति मरने की बात करे तो एक पतिव्रता औरत की हालत ऐसी ही होती है। अगर अब भी मैं खामोश रही तो वाकई वो दिन दूर नहीं जब मुझ पर विधवा का टैग लगा दिया जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ और इस चीज के लिए मुझे थोड़ी हिम्मत करनी है और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मुझे अब शदीद झटका लगा था। वह औलाद की वजह से इतनी ज्यादा परेशान नहीं थी, बल्कि मेरे एक जुमले ने उसे इतना ज्यादा परेशान कर दिया था। मैं उसको देखते हुए बोला, अरे पागल, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। मन भारी महसूस हो रहा था, शायद अपनों की याद आ रही है। हम लोग भारत जाएंगे, उन लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, बातें करेंगे तो अच्छा महसूस होगा। और मैंने तुम्हारे दिल को उदास करने के लिए वो बात नहीं कही थी, बस अचानक से मुख से निकल गई थी। मैं क्षमा चाहता हूं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं अर्चना। तुम्हारी जरा सी तकलीफ मेरे दिल को तड़पा देती है। प्लीज इसी तरह उदास मत हो, नॉर्मल हो जाओ। मेरी बात सुनकर वह हल्का सा मुस्कुराई थी और मेरा हाथ थपथपाकर बोली, मैं कह रही हूं ना, मैं भारत जाकर आपको सब खुशियां दूंगी। आपकी हर परेशानी को दूर कर दूंगी। आपके दिल के भारीपन को खत्म कर दूंगी। आपको एक ऐसी दुनिया में पहुंचा दूंगी जहां पर सिर्फ और सिर्फ शांति होगी और खुशियां होंगी। आप बस भारत की टिकट्स करवाएं और वहां घर वालों को नहीं बताना। हम उन्हें सरप्राइज देंगे। उसकी बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया था और दोबारा वेटर को जल्द खाना लाने का कहा। तकरीबन थोड़ी देर के बाद ही हमारा भोजन सर्व कर दिया गया था। जैसे जैसे खाना पेट में जा रहा था, अर्चना का मूड भी बहाल होता जा रहा था। मैंने मन ही मन में शुक्र अदा किया कि कुछ न सही मगर थोड़ा बहुत ही उसका मूड बेहतर हो गया। तकरीबन 1.5 घंटा हम वहीं रहे थे और फिर वहां से हम पार्क चले गए थे। थोड़ी देर चहलकदमी करके अब तबीयत काफी बेहतर महसूस हो रही थी। अर्चना छोटे छोटे बच्चों को बहुत हसरत से देखे जा रही थी। मेरा इरादा उसकी तकलीफ को उजागर करने का नहीं था, मगर अनजाने में ही मैं उसको दुख पहुंचा बैठा था। थोड़ी देर के बाद ही हम घर के लिए रवाना हो गए थे। घर पहुंचकर मैंने भारत की फ्लाइट बुक कर ली थी, लेकिन 1 हफ्ते के बाद हमें फ्लाइट की टिकट मिली थी। इस 1 हफ्ते के दरमियान मुझे और उसे बहुत काम करने थे और उसे कुछ दिन के लिए छुट्टी की प्रार्थना करनी थी और मुझे अपना काम मैनेजर और मुलाजमीन को समझाना था। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला जा रहा था। 1 हफ्ते के बाद हम सामान लिए भारत के लिए रवाना हो गए थे। एयरपोर्ट पर बैठकर न जाने क्यों मुझे बार बार अपनी जिंदगी के वो तमाम किस्से याद आ रहे थे जो मैं 5 साल पहले भारत में खत्म करके आया था। लेकिन हर बार ही मैं अपने ख्यालात को झटक रहा था कि बार बार मैं इन चीजों के बारे में क्यों सोच रहा हूं जिनसे अब मेरा कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद ही हमारी अनाउंसमेंट हो गई थी और हम परवाज कर गए। एक लंबी मुसाफत तय करके हम भारत के एयरपोर्ट पर भोर के वक्त लैंड हुए। भारत की जमीन पर कदम रखकर न जाने क्यों मुझे अंदर तक शांति महसूस हुई थी, लेकिन अचानक ही दिल में एक अजीब तड़प पैदा हुई थी कि मुझे फौरन से हवेली पहुंचना है।
कोई है ऐसा जो मुझे याद कर रहा है, कोई है जो मुझे पुकार रहा है। फ्लाइट के दौरान भी मैंने कई बार अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार मेरी आंखों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, पापा, पापा। ऐसा क्यों होता था, मैं खुद समझ नहीं पाता था। बाहर आकर मैंने टैक्सी बुक कर ली थी और सीधा हवेली के लिए रवाना हो गया था। हमें एयरपोर्ट से हवेली तक पहुंचने में 1.5 घंटे का समय लगा। 1.5 घंटे के बाद मेरी गाड़ी हवेली के द्वार पर रुक गई थी। किराया वगैरह अदा करके मैं और मेरी पत्नी सामान लिए द्वार के करीब आ गए थे, तो पहरेदार मुझे देखकर दंग रह गया था। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। खुशी के मारे वह मुझे गले लगा चुका था। आर्यवीर भैया, आप यूके से आ गए? छोटे मालिक आए हैं। उसने अंदर जाते ही शोर मचाना शुरू कर दिया था, जबकि मैं अपनी पत्नी को अंदर लेकर बढ़ा था। मेरी पत्नी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। ऐसी ममता, ऐसी मोहब्बत से हम 5 सालों तक महरूम रहे थे। अब वही सब कुछ हमें दोबारा नसीब होने वाला था। मैं दहलीज उबूर करके जैसे ही मरकजी द्वार के पास जा पहुंचा था, अचानक ही मुझे किसी ने बुलंद आवाज में पुकारा, पापा, मेरे पापा। ये एक नन्ही जान की आवाज थी। मैं और मेरी पत्नी बेअख्तियार पलटे थे जब एक गोल मटोल खूबसूरत सा बच्चा मेरी टांगों के साथ आकर लिपट गया था और खुशी से चहकने लगा था। मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए। मुझे गोदी में उठाइए। वो अपने नन्हे नन्हे हाथ मेरी तरफ बढ़ाते हुए बहुत ही मासूमियत से बोल रहा था। मैं 5 साल से बेऔलाद था। एक छोटे बच्चे को देखकर मेरा दिल अचानक ही ललचाने लगा था, और जिस अंदाज में वह मुझे पापा कहकर पुकार रहा था, मेरा दिल भर आया था। मैं बिना कुछ भी कहे उसे गोद में उठा चुका था। मेरी पत्नी अचानक ही 2 कदम पीछे हो गई थी, लेकिन मेरा ध्यान उस मासूम बच्चे पर था। अपनी पत्नी की तरफ तो मैंने देखा ही नहीं था। उसके गाल पर प्रेम से चूमकर मैंने बेअख्तियार बोला, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो? अभी मैं कुछ कहता इसी पल हमारे घर काम करने वाली काकी मेरे पास चली आई थी और उस बच्चे को मेरी गोद से लेते हुए बोली, क्षमा करना भैया, नादान है, किसी को भी पापा कह देता है। देविका का बेटा है, यहां काम करती है। जबकि इस नाम पर एक लम्हे के लिए मेरा दिल जोर से धड़का था। मैंने उस बच्चे को गौर से देखा तो न जाने क्यों उसका चेहरा मुझे किसी से मिलता जुलता महसूस हुआ था। मैंने फौरन ही नजरें चुराई थीं। मेरे आने की खबर पूरे घर में फैल चुकी थी। सभी मरकजी द्वार की तरफ आ रहे थे। मैंने फौरन ही ध्यान उस बच्चे से हटाकर अपनी पत्नी पर मरकूज किया था, जो एक तरफ खड़ी नम आंखों से उस बच्चे को देख रही थी। काकी उस बच्चे को वापस सर्वेंट क्वार्टर लेकर चली गई थी। मैं कुछ कहता या अपनी पत्नी की तरफ बढ़ता जब मेरी मां ने मुझे अचानक ही गले से लगा लिया था। मैं सब भूलकर अब अपने खानदान में मग्न हो चुका था। मेरे पिताजी, माताजी, मेरे भाई, दादा सब मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन अर्चना की कैफियत काफी अजीब हो गई थी। उसने सिर्फ और सिर्फ सबसे हाथ मिलाया था। मेरी माँ, भाभी वगैरह ने उसे गले लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वह खुद ही पीछे हट गई थी। उसका यह अंदाज मुझे काफी बुरा महसूस हुआ था, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं था। शायद सफर की थकान थी, इसलिए वह ऐसा बर्ताव कर रही थी। हमें वो लोग बैठक में ले आए थे। हवेली का नक्शा बिल्कुल पहले जैसा ही था, लेकिन हाँ, फर्नीचर में काफी तब्दीली आ गई थी। मेरी माँ मुझे देखते हुए बोली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मेरा लाल वापस आ गया है, पूरे 5 साल के बाद। तुमने एक दफा मुझे बताया भी नहीं। मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने आती, हम तुम्हारा शानदार स्वागत करते। कितनी गलत बात है तुम्हारी। जबकि मैं मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं माँ जी, आपसे मिलने के लिए आपको सूचना देना जरूरी था, और अगर बताकर आता तो क्या आपके चेहरे पर यह खुशी देख पाता? आओ, आपको सरप्राइज देना था, इसलिए अचानक चला आया। जबकि मेरी माँ अर्चना को देखते हुए बोली, बहुत अच्छा किया तुम बहू को भी साथ ले आए हो। अब एक काम करो, तुम दोनों थोड़ा विश्राम कर लो, कपड़े वगैरह बदल लो, बहू काफी थकी लग रही है। माँ ने उसकी लाल आंखों को देखकर कहा था। जबकि मैंने भी अर्चना को तवज्जो से देखा तो फ्लाइट के अंदर वह काफी खुश थी घर वालों से मिलने के लिए।
मगर अब उसके चेहरे की खुशी कहीं खो गई थी। हवेली के बड़े दरवाजे पर उसका चेहरा खिला हुआ था। शायद उस बच्चे का पापा कहना उसको अजीब पीड़ा से दो-चार कर गया था। मेरी माँ का कहना ही था कि वह अचानक अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और मुझे देखते हुए बोली, हाँ हाँ, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही। आराम करूंगी तो तबीयत बहाल हो जाएगी। आप मुझे कमरे में ले चलें। ये कहकर वह आगे की तरफ बढ़ गई थी, जबकि मैं सबको इशारा करके उसके साथ ही कमरे की तरफ गया था। हम दोनों जैसे ही मेरे कमरे में दाखिल हुए, मैं उसका हाथ थाम कर बोला, क्या हुआ अर्चना? तुम इतनी खामोश क्यों हो गई हो? जबकि वह सर नफी में हिलाकर खामोशी से जाकर बेड पर बैठ गई थी। उसका इतना रूखा अंदाज मेरी समझ से बाहर था। मेरा कमरा आज भी 5 साल पहले की तरह ही साफ सुथरा था। मेरी माँ हर हफ्ते मेरे कमरे की सफाई करवाती थी। उनकी बदौलत ही आज ये कमरा रहने के लायक था। मैं भी खामोशी से फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया था। बाहर आया तो अर्चना कहीं पर भी नहीं थी। मैं थोड़ा हैरान हुआ कि अचानक से ये लड़की कहाँ गायब हो गई। इरादा नीचे जाकर उसका पता करने का था, क्योंकि फ्लाइट के बाद अक्सर उसकी तबीयत डाउन हो जाती थी। अगर वह नींद पूरी न करे तो सर में बहुत ज्यादा दर्द होता था। अभी मैं दरवाजे की तरफ बढ़ता जब कमरे का दरवाजा खुला और अर्चना दाखिल हुई और उसकी गोद में वही गोल मटोल बच्चा था जो मुझे दरवाजे पर पापा कहकर पुकार रहा था। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वह बच्चा मेरी गोद में डालते हुए बोली, कितना सुंदर है ना ये, आपसे कितना मिलता जुलता है। जबकि मैंने उस बच्चे को गौर से देखा था। ये बात सच थी, उसका चेहरा मुझसे मिलता था। एक और शख्स था जिसका जिक्र करना मैं बहुत बड़ा पाप समझता था। मैं सर नफी में हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझसे क्यों मिलेगा? मेरी औलाद थोड़ी है और वैसे भी बच्चे नादान होते हैं। ये भी लगभग 4 साल का है। इतनी कम उम्र के बच्चे ऐसी गलतियां कर देते हैं। जबकि वह सर नफी में हिलाते हुए बोली, ये 4 साल का है, 2 साल का नहीं। इस उम्र के बच्चे थोड़े बहुत समझदार हो चुके होते हैं। खैर शायद ये गलती ही कर रहा है। मैंने सोचा आपके पास ले आऊं। आपको ये बच्चा अच्छा लग रहा था ना? उसकी बात सुनकर मैं बोला, हाँ अच्छा तो लग रहा था, लेकिन तुम इसको यहाँ क्यों लेकर आई हो? इसको बाहर भेजो और तुम आराम करो। जितना प्रेम करना था मैं कर चुका हूं। काकी ने बताया है कि ये एक खादिमा का बेटा है और मुझे मुलाजिमों से नाता बनाना पसंद नहीं। जबकि वह इत्मीनान से मुस्कुराकर बोली, ऐसे नहीं कहते, बाज औकात अपने जुमले खुद ही नुकसान दे जाते हैं। ये कहकर उस बच्चे को लेकर वह बाहर चली गई थी। मैंने उसकी पुश्त को हैरान निगाहों से देखा था। ये बात वो क्यों कह रही है? अर्चना बहुत ही पेचीदा लड़की थी। कभी उसकी बातें बहुत ज्यादा खुश कर देती, ते कभी उसकी बातें बहुत ज्यादा उदास कर देती और कभी कभी उसकी बातें मनुष्य को उलझा देती। और अभी वह मुझे उलझन में ही छोड़कर चली गई थी। तकरीबन 10 मिनट के बाद वह वापस आई थी और बिना कुछ भी कहे वॉशरूम चली गई थी। थोड़ी देर के बाद वह फ्रेश होकर आई और बिना कुछ भी कहे आराम के लिए लेट गई। मैंने भी उसको परेशान नहीं किया था और आंखें बंद करके गहरी नींद सो गया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला जा रहा था। मेरी आंख रात के वक्त खुली थी, लेकिन आज मुझे बहुत ही पुरसुकून नींद आई थी। एक दफा भी मेरे ख्वाब में उस बच्चे की आवाज नहीं गूंजी थी और न ही मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ था। बस मैं सुकून से सोया था और सुकून से ही जाग गया था। मैं उठकर बैठा तो कमरा मुकम्मल खाली था। यकीनन अर्चना नीचे चली गई होगी। मैं फ्रेश होकर नीचे पहुंचा तो घर में भोजन की तैयारी ही हो रही थी। पूरे घर में इश्तिहा अंगेज खुशबू रक्स कर रही थी। मैं खामोशी से जाकर अपने पिताजी के बराबर में बैठ गया। मैं कुछ कहता, इससे पहले ही मेरी माँ रसोई से बाहर आई और मुझे प्यार करते हुए बोली, तुम्हारी पत्नी नीचे नहीं आई? उनकी बात सुनकर मैंने हैरान होकर उनको देखा था और बेअख्तियार बोला, कमरे में तो नहीं है, मैं समझा नीचे आई होगी, फिर कहाँ गई है? मुझे एकदम तशवीश सी हुई थी। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया था और माँ को देखते हुए बोला, इसे यहाँ हवेली का रास्ता भी ठीक तरह से नहीं पता है। मैं इसको सुबह हवेली घुमाने वाला था, कहाँ गई है वो? जब अचानक रसोई से काकी बाहर आई और मुझे देखते हुए बोली, वो बेटा देविका के कमरे में है,
उसके बच्चे के साथ खेल रही है, जबकि मैं अब गुस्से से बोला था, कौन है ये देविका? अपने बच्चे को ये सीख दे रही है कि बाहर से आए हुए किसी भी पुरुष को पापा कहना है। जबकि मेरी माँ बोली, बहुत अच्छी लड़की है, उसका बच्चा भी बहुत प्यारा और सुंदर है। मुझे तो बिल्कुल अपने पोतों की तरह ही अजीज हो गया है। जबकि मैं गुस्से से बोला, मैंने पहले भी आपको कई दफा समझाया है कि इन गरीब लोगों को ज्यादा मुंह नहीं लगाया करे, मगर आप मेरी बात ही नहीं समझती। बिला वजह आप इन मुलाजिमों को सर पर चढ़ा लेती हैं। अब इसका बच्चा देखें, मुझे देखकर पापा बोल रहा है और मेरी पत्नी दीवानों की तरह इसके पीछे चली जा रही है। हद करती हैं आप माँ जी। ऐसे लोगों को घर में ही क्यों दाखिल होने देती हैं जो बिला वजह घर का निजाम खराब करे। ये कहते हुए मैं बाहर की तरफ बढ़ा था। इरादा अपनी पत्नी को वापस हवेली लाने का था और इस देविका का दिमाग भी दुरुस्त करने का था। मैं सीधा सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ा था। न जाने क्यों जैसे मेरे कदम आगे बढ़ रहे थे, मुझे अपना वजूद भारी महसूस हो रहा था। एक लम्हे के लिए सर्वेंट क्वार्टर के दरवाजे पर पहुंचकर मेरा दिल किया कि मैं वापस लौट जाता हूं, कहीं अर्चना को बुरा न लग जाए। जो भी होगा वो देख लेगी और मैं उसको समझा दूंगा कि ज्यादा मुलाजिमों को मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दरवाजे के पास पहुंचकर पलटना मुझे अपनी प्रतिष्ठा की तौहीन लग रही थी। अगर मैं अर्चना के बगैर अब घर में जाता तो बिला वजह सब मेरा मजाक बनाते या फिर मुझे अजीब निगाहों से देखते। इसलिए मैंने अंदर जाने में ही भलाई जानी थी। मैं सर्वेंट क्वार्टर की हुदूद में दाखिल हुआ तो कतार से काफी सारे कमरे बने हुए थे। जब अचानक मेरी नजर दूसरे कमरे के दरवाजे पर गई, जिसके बाहर एक साइकिल रखी हुई थी, यकीनन यही कमरा देविका का था। मैं बिना कुछ भी कहे उस कमरे की तरफ बढ़ा था और दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ था, मगर अगला पल मेरी जान निकाल चुका था। सामने ही अर्चना जमीन पर बैठी थी और वो खादिमा देविका पलंग पर बैठी थी। उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरा कलेजा नोच लिया हो, मुझे हाल से माजी में पटक दिया हो। कुछ देर के लिए मैं अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न हो गया था। यही हाल सामने मौजूद लड़की का था। वह भी अपनी जगह से खड़ी होकर पत्थर की बन चुकी थी। जब अचानक अर्चना घबराकर जमीन से खड़ी हुई थी और बिना कुछ भी कहे वहां से चली गई थी। मैं कुछ भी कहता इससे पहले ही वह मासूम फूल जो गहरी नींद में अपनी मां की चारपाई पर सो रहा था, वह नींद में पापा पापा बड़बड़ाया था। जब हम दोनों का ध्यान उस बच्चे की तरफ गया, मैं कुछ कहता, अर्चना अचानक मेरे पीछे से आई थी और मेरा बाजू थामकर बोली, कमरे में चलो, वहां जाकर बात करेंगे। जबकि मैं सर हाँ में हिलाकर अर्चना के साथ सर्वेंट क्वार्टर की हुदूद से निकलकर सीधा हवेली के अंदर आ गया था। भोजन का इंतजाम हो चुका था और खाने की मेज सज गई थी। माँ हमें पुकार रही थी, लेकिन मैं बिना कुछ भी कहे सीधा अपने कमरे में चला गया था। जिस तरह अर्चना बात कर रही थी, उससे ये जाहिर था कि अर्चना उस लड़की के बारे में बहुत कुछ जानती है। वह कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि वह तो मेरे अतीत का एक बहुत बड़ा सच थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो अर्चना सोफे पर बैठकर रोने लग गई थी। कुछ देर के लिए मेरी अपनी हालत भी ऐसी ही हो गई थी, जिस पाप को याद करके मैं हर रोज तड़पता था, जो मुझे हर रोज पीड़ा में मुब्तला करता था। वह पाप कहीं और नहीं बल्कि मेरे अपने ही घर में मौजूद था। मैं कुछ सोचकर अर्चना के बराबर में बैठ गया था। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वह दहाड़े मार मार कर रोने लग गई थी। उसका रोना मुझे अजीब तकलीफ से दोचार कर रहा था। मैं सख्त लहजे में बोला, कुछ बताओगी या फिर सिर्फ रोने का इरादा है? तुम मुझे भारत क्यों लेकर आई हो? कौन सी सच्चाई तुम्हें मेरे पिताजी को बतानी है और इस लड़की को? जहां तक मुझे अंदाजा है तुम जानती हो, कुछ तो बताओ ईश्वर के लिए। मेरी बात सुनकर अचानक ही उसने एक झन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा था और मेरा गिरेबान थामते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे हकीकत नहीं मालूम? तुम कितने गिरे हुए मनुष्य हो। तुम्हारे प्रेम में अंधी होकर मैंने एक लड़की की जिंदगी तबाह बर्बाद कर डाली, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और इसी की सजा मुझे मिल रही है कि मेरे घर औलाद ही नहीं हुई। उसकी बात सुनकर मैंने हैरान निगाहों से उसको देखा था। जिंदगी उसने नहीं, जिंदगी तो मैंने बर्बाद की थी। और फिर वह ये इल्जाम अपने सर क्यों ले रही थी? वह कुछ कहती,
इससे पहले ही मैं बोला, देविका तो मेरा पाप है, तुम इस पाप को अपने सर क्यों ले रही हो? मेरी बात सुनकर वह चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, जब आपने देविका को तबाह करके शादी की रात ही निकाल दिया था, उस रात मैंने ही देविका को सहारा दिया था और अपने साथ उसको शहर ले गई थी। वहां पर उसको रखने वाली मैं थी। 2 महीने बाद जब मुझे मालूम हुआ कि वह गर्भवती है, मैंने कोशिश की थी कि ये बच्चा खत्म हो जाए, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि अगर हमने ये गलती करने की कोशिश भी की, तो ये भी मर जाएगी। मैं डर गई थी और मैंने अपने कदम पीछे ले लिए थे। इस दौरान हमारे विवाह की बात चल पड़ी थी। मुझे मालूम भी हुआ था कि आपने देविका को निकालने के बाद उसे ढूंढने की भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसको ऐसा गायब कर दिया था कि आपके हाथ ही ना आ सके। और फिर शादी करके मैंने इसीलिए डिमांड रखी थी कि हम यहां से लंदन चले जाएंगे। वह मजीद बोली, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरा जमीर मुझे मलामत करने लगा कि अगर मैं आपको सच बता देती कि आपकी पहली पत्नी आपकी संतान की मां बनने वाली है, तो मुझे विश्वास था कि आप इसे वापस ले आते और मेरी जिंदगी में एक दूसरी औरत के तौर पर शामिल हो जाती। मैंने ही 5 साल तक आपसे ये सच छिपाया था, हालांकि मुझे मालूम था कि देविका एक बेटे को जन्म दे चुकी है। और फिर जब उसने बच्चे को जन्म दे दिया, तो मैंने ही उसे आपके घर पहुंचाया था काकी के जरिए और यहां पर नौकरी दिलवाई थी, क्योंकि हर वक्त वह फ्लैट में नहीं रह सकती थी। उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गया था। मुझे अर्चना की कोई भी गलती नजर नहीं आ रही थी। सबसे बड़ा पाप तो मैं खुद था। अर्चना ने तो उसकी रक्षा की थी। मैं कोई नहीं था उस लड़की को इल्जाम देने वाला। देविका ने कॉलेज में बिला वजह मुझ पर हाथ उठाया था और गलती से मेरा हाथ उसके कंधे से टच हो गया था और उसी दिन मेरे दिलो दिमाग पर बदले का भूत सवार हो गया था। मैं अमीर पिता की बिगड़ी हुई संतान था। सबसे पहले मैंने उसे अपने प्रेम के जाल में फंसाया था और फिर उसे विवाह करके उसकी जिंदगी तबाह ओ बर्बाद कर डाली थी। सिर्फ एक रात उसको अपने पास रखा था और अगली सुबह ही निकाल दिया था और फिर उसकी जात से बिल्कुल ही गाफिल हो गया था। लेकिन हाँ, जो 6 महीने के बाद मैंने उसको तलाश करने की कोशिश जरूर की थी, क्योंकि मैं इस किस्से को मुकम्मल खत्म कर देना चाहता था, यानी उसे तलाक दे देना चाहता था। लेकिन वह कहाँ गायब हुई थी, मुझे कुछ पता नहीं चला था। और आज पूरे 5 सालों के बाद उसको मैं अपने ही घर में अपनी ही संतान के साथ देखकर मैं पत्थर का बन चुका था। जिस औरत से मैं सच्चाई छिपाना चाहता था, वह इस सच्चाई में मुलविस थी। काफी देर तक मैं वहीं बैठा रहा था और फिर कुछ सोचकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ा था। मुझे अब सब कुछ ठीक ठाक करना था। शायद परमात्मा ने मुझे भारत भेजा था। वह नन्ही जान जो हर रात मुझे पापा पापा कहकर पुकारती थी, आज वह नन्ही जान मेरी आंखों के सामने थी। मैं वापस सर्वेंट क्वार्टर चला आया और बिना कुछ भी कहे देविका के कदमों में बैठकर उससे गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगी थी। ईश्वर ने मुझे बहुत बड़ी सजा दे डाली थी। मैंने एक स्त्री को तबाह कर दिया था। उस भगवान ने मेरी पूरी जिंदगी को बेसुकून कर दिया था। मैंने जब देविका के पांव पर हाथ लगाया तो वो फौरन ही पीछे हो गई थी। मैं सर झुकाए बोला था, मुझे माफ कर दो देविका, मैं पछतावे के गड्ढे में गिर चुका हूं। मुझे समझ आ गया है कि मेरे घर औलाद क्यों नहीं हुई। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके कुछ सुख हासिल नहीं किया, बल्कि सारी जिंदगी मैं तड़पता ही रहा हूं। तुम्हें नहीं पता मैंने 5 साल कितनी पीड़ाओं में गुजारे हैं। हर रोज मेरे ख्वाबों में मेरा बच्चा आता था। मुझे माफ कर दो। लेकिन उसने मुझे खूब खरी खरी बातें सुनाई थीं। आपकी वजह से मैं कहीं की भी नहीं रही। मैं मर्यादावादी घराने की बेटी थी, लेकिन अब मैं एक खादिमा बन चुकी हूं और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। लेकिन मैंने उसी पल उससे वचन कर लिया था कि मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा दूंगा और अपनी संतान को अपना नाम दूंगा। मैं तुम्हें भी और अपने बच्चे को लेकर भी लंदन चला जाऊंगा। वहीं पर मेरे बेटे का पालन पोषण होगा। मैंने अब कुछ नहीं सुनना था। सबसे पहले मैंने देविका को कहा और हवेली में लाकर सबको सच्चाई बता डाली थी, जबकि मेरी मां तो अपने पोते को गले लगाकर दहाड़े मारकर रोने लग गई थी कि मुझे पहले ही इसे गले से लगाकर अपने होने का एहसास होता था। और आज सच्चाई जानकर तो
मेरा कलेजा ही मुंह को आ गया है। लेकिन जब मैंने माताजी को बताया कि अब मैं इन्हें लंदन लेकर जाऊंगा, तो वह काफी नाराज हुई। लेकिन मैंने अपने बच्चे के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया था। अर्चना को भी कोई मसला नहीं था। वह भी औलाद चाहती थी और हम दोनों को ही देविका और उसके बच्चे के जरिए औलाद का सहारा मिल रहा था। मैंने देविका को भी पत्नी का दर्जा दे दिया और उसे अपने साथ लेकर लंदन रवाना हो गया था। कुछ ही अरसे के बाद अर्चना को भी ईश्वर ने खुशखबरी से नवाज दिया है। कहते हैं ना, जब आप भलाई करो तो वो करतार कभी भी आपके साथ कुछ गलत नहीं करता। मैं अब अपने पूरे खानदान के साथ बहुत खुश रह रहा हूं। मेरी एक पत्नी दूसरे फ्लैट में रहती है और एक पत्नी मेरे जाती फ्लैट में रहती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक सबक सीखा है। जिंदगी एक चक्कर की मानिंद है। घूम फिर कर कहानी एक ही जगह पर आकर वापस रुक जाती है। लंदन के एक पुरसुकून इलाके में मेरे 2 फ्लैट्स थे। एक में अर्चना अपनी नौकरी और आने वाले बच्चे की खुशी में मग्न थी और दूसरे में देविका अपने बेटे कबीर के साथ रहती थी। बज़ाहिर सब ठीक था, लेकिन ज़मीर की अदालत अभी भी लगी हुई थी। एक शाम जब मैं देविका के फ्लैट पर था, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक अधेड़ उम्र शख्स खड़ा था जिसकी आंखों में गुस्सा और पछतावा दोनों थे। उसे देखकर देविका के हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर गया। वो रघुनाथ थे, देविका के पिता, जिन्हें 5 साल पहले मेरी वजह से बिरादरी में जलील होकर गांव छोड़ना पड़ा था। तो यहां छुपी है मेरी बेटी, एक ऐसे शख्स के साए में जिसने तेरी मर्यादा को बाजार में उछाला था। रघुनाथ की आवाज में लर्जिश थी। मैंने आगे बढ़कर उनके कदम छूने की कोशिश की, मगर उन्होंने मुझे झटक दिया। आर्यवीर, तुमने इसे पत्नी का दर्जा देकर और लंदन लाकर सोचा कि पाप धुल गए। क्या तुम जानते हो तुम्हारी इस हरकत की वजह से बनारस में तुम्हारे पिताजी पर क्या गुजर रही है? रघुनाथ ने बताया कि जब से मैं देविका और उसके बच्चे को लेकर लंदन आया था, गांव में मुखालिफ गिरोह ने मेरे वालिद के खिलाफ महाज खोल दिया था। उन्होंने इल्जाम लगाया था कि आर्यवीर ने एक मासूम लड़की को अगवा किया और अब उसे लंदन में कैद कर रखा है। वहां बात अदालत और पुलिस तक पहुंच चुकी थी और वालिद साहब की इज्जत दांव पर लगी थी। अर्चना, जो इस वक्त वहां पहुंच चुकी थी, ये सब सुनकर हैरान रह गई। उसे एहसास हुआ कि सच्चाई सिर्फ हम तीनों तक महदूद नहीं थी। इसके असरात मीलों दूर हमारी जड़ों तक पहुंच रहे थे। अर्चना ने आगे बढ़कर रघुनाथ जी से बात की। पिताजी, हमसे गलतियां हुई, लेकिन अब हम इसे ठीक करना चाहते हैं। अगर हम वापस नहीं गए तो आर्यवीर के खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी। देविका, जो अब तक खामोश तमाशाई थी, पहली बार पूरे वकार के साथ खड़ी हुई। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, आर्यवीर, आपने मुझे नाम दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। लेकिन मेरी इज्जत की बहाली तब होगी जब मैं उसी बनारस की गलियों में आपके साथ सर उठाकर चलूंगी जहां मुझे कलंकित किया गया था। हमें वापस जाना होगा। हम एक बार फिर भारत रवाना हुए, लेकिन इस बार इस्तकबाल के लिए फूल नहीं बल्कि पंचायत लगी हुई थी। गांव के चौधरी और दुश्मन गिरोह के लोग हवेली के सामने जमा थे। मेरे पिताजी सर झुकाए बैठे थे। मैंने कदम आगे बढ़ाया। एक तरफ अर्चना थी और दूसरी तरफ देविका, जिसकी गोद में मेरा वारिस कबीर था। मैं आर्यवीर, आप सबके सामने एतराफ करता हूं। मेरी आवाज गूंजी। देविका मेरी पहली पत्नी है और कबीर मेरा खून है। 5 साल पहले मैंने जो पाप किया था, आदे मैं उसे छिपाने नहीं बल्कि उसे मर्यादा देने वापस आया हूं। मुखालिफों ने शोर मचाया, ये झूठ है, ये कोई ड्रामा है। उसी वक्त अर्चना ने एक लिफाफा निकाला। ये वो निकाहनामा और अदालती दस्तावेजात थीं जो उसने लंदन में कानूनी तौर पर तैयार करवाई थीं। उसने साबित कर दिया कि देविका अब सिर्फ एक खादिमा नहीं बल्कि हवेली की बड़ी बहू है। पंचायत का फैसला हमारे हक में हुआ, लेकिन सबसे बड़ी जीत तब हुई जब देविका के वालिद ने उसे गले लगाया। हवेली में अब 2 बहुएं थीं। अर्चना, जिसने अपनी ममता और समझदारी से एक बिखरे हुए घर को जोड़ा था, और देविका, जिसने अपने सब्र से एक गुनहगार मर्द को इंसान बनाया था। कुछ महीनों बाद अर्चना ने एक बेटी को जन्म दिया। कबीर अब अपनी छोटी बहन के साथ हवेली के उसी आंगन में खेलता था
जहां कभी उदासी का पहरा था। इंसान को अपने अतीत से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने की तलाफी नहीं करते, रूह को शांति नहीं मिलती। लंदन की जिंदगी बज़ाहिर तो बहाल हो चुकी थी, लेकिन अर्चना की गोद हरी होने के बाद हवेली के माहौल में एक ऐसी खामोश तब्दीली आई जिसका मुझे अंदाजा न था। देविका अब मेरे जाती फ्लैट में मेरे साथ रह रही थी, जबकि अर्चना अपने नवमौलूद बच्चे के साथ दूसरे फ्लैट में मुंतकिल हो गई थी, ताकि वह सुकून से रह सके। एक दिन जब मैं देविका के घर था, तो उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मुसलसल कॉल्स आ रही थीं। देविका कॉल काट देती और उसका चेहरा जर्द पड़ जाता। मेरे पूछने पर वह इसे रॉन्ग नंबर कहकर टाल गई। लेकिन एक रात जब मैं देर से घर पहुंचा, तो मैंने देखा कि देविका बालकनी में खड़ी किसी से बहुत ही इल्तजाइया लहजे में बात कर रही थी। तुम्हें जो चाहिए था मैंने दे दिया, अब मेरा पीछा छोड़ दो। आर्यवीर को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। क्या देविका भी मुझसे कुछ छिपा रही थी? हो क्या इस मासूमियत के पीछे भी कोई कहानी थी? मैं परेशान हाल अर्चना के पास पहुंचा, तो वह अपने बच्चे को लॉरी दे रही थी। मेरी हालत देखकर वह समझ गई कि कुछ गलत है। जब मैंने उसे देविका के फोन वाली बात बताई, तो अर्चना की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे वो पहले से कुछ जानती हो। आर्यवीर, उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, इंसान जितना भी अच्छा बन जाए, उसका अतीत उसे कभी नहीं छोड़ता। क्या आपको याद है वो औरत जिसके पास मैं एयरपोर्ट पर रो रही थी? वो देविका की सगी बहन थी, जो भारत में नहीं बल्कि यहीं लंदन में मुकीम है और देविका को ब्लैकमेल कर रही है। मालूम हुआ कि देविका की बहन सुनीता एक लालची औरत थी। वह जानती थी कि मैं एक रईसजादा हूं और देविका की मजबूरी का फायदा उठाकर वह मुझसे भारी रकम ऐंठना चाहती थी। उसने देविका को धमकी दी थी कि अगर उसने उसे पैसे न दिए, तो वह मेरे खानदान में ये झूठ फैला देगी कि कबीर मेरा बेटा नहीं, बल्कि किसी और का है। देविका, जो अपनी इज्जत और अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए डरती थी, खामोशी से उसे अपनी बचत में से पैसे दे रही थी, ताकि मेरी और अर्चना की जिंदगी में कोई तूफान न आए। अगली सुबह मैं देविका को साथ लेकर उस जगह पहुंचा जहां उसकी बहन उसे मिलने बुलाती थी। मुझे सामने देखकर सुनीता के होश उड़ गए। मैंने उसे मुखातिब करके कहा, रिश्ते खून से नहीं एहसास से बनते हैं। देविका ने मेरे गुनाहों की सजा काटी है, अब मैं उसे किसी और के जुल्म का निशाना नहीं बनने दूंगा। ये लो रकम। लेकिन आज के बाद अगर तुमने मेरी पत्नी या मेरे बच्चे की तरफ आंख उठाकर भी देखा, तो कानून के हाथ तुम तक पहुंचने में देर नहीं लगाएंगे। इस वाकये ने देविका और अर्चना के दरमियान रही सही दीवार भी गिरा दी। देविका को एहसास हुआ कि मैं अब वाकई बदल चुका हूं, और अर्चना ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, बल्कि इस घर की ढाल है। आज लंदन के उस बड़े पार्क में मैं अपनी दोनों पत्नियों और दोनों बच्चों के साथ बैठा हूं। कबीर अपने छोटे भाई का हाथ थामकर चलना सिखा रहा है। मेरी जिंदगी का वो खालीपन अब मुकम्मल तौर पर भर चुका है। हासिल कलाम, गुनाह इंसान को तड़पाते जरूर हैं, लेकिन अगर सच्चे दिल से तलाफी की जाए, तो कुदरत न सिर्फ माफ कर देती है, बल्कि आपकी जिंदगी को उन खुशियों से भर देती है जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता।